आज हम लोग जिस स्टेट के बारे में बात करेंगे, उस स्टेट में पॉलिटिकल ड्रामा, टेंशन्स और वायलेंस कोई नया चीज नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो और फ्यूचर में क्या होगा, ये समझने से पहले हम लोग समझते हैं वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री। जब 1951 में पहली बार देश में इलेक्शंस हुए थे, तब वेस्ट बंगाल में 1951 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का राज चला था। वहां पर से सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे डॉक्टर बिधान चंद्र रे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे वेस्ट बंगाल की डेवलपमेंट के ओर। वो जो गोल्डन एरा था कांग्रेस के पीरियड में 1977 तक, वो माना जाता था वेस्ट बंगाल का गोल्डन पीरियड, क्योंकि तब जब कांग्रेस पावर में थी, स्पेशली डॉक्टर बिधान चंद्र रे के टाइम, तब वेस्ट बंगाल जीडीपी में ऑल ओवर इंडिया में इंडिया का 30% हिस्सा था। 30% इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में वेस्ट बंगाल का कंट्रीब्यूशन था। तब हर एक चीज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर हर एक चीज में वेस्ट बंगाल बूम कर रहा था। और उसी दौरान कई सारे, जैसे मैंने बोला डॉक्टर बिधान चंद्र रे, और आप सब लोग को बता दे कि डॉक्टर बिधान चंद्र रे जो थे, वो खाली एक पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे इंडिया के। आज जो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, वो इन्हीं के कारण ये चीज मनाया जाता है। उसी टेन्योर के दौरान प्रफुल्ल चंद्र सेन और सिद्धार्थ शंकर रॉय, ये सब भी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ये पासा पलट गया जब 1977 के बाद, 1977 में जब कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और सीपीआई जब वो सत्ता में आई, और जब कांग्रेस का दौर खत्म हो गया पूरे पश्चिम बंगाल से, यहीं से एक नया पॉलिटिकल दौर शुरू हुआ वेस्ट बंगाल में। अब हम लोग बात करेंगे द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन वेस्ट बंगाल। 1977 से लेकर 2011 तक, 33 इयर्स तक ये पार्टी वेस्ट बंगाल की सत्ता में रही थी, एंड इट वाज लेड बाय ज्योति बसु। ये माना जाता है कि इंडिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे। 23 साल तक इन्होंने वेस्ट बंगाल की सीएम का जो पद था, वहां तक ये बैठे रहे। और यहाँ पर यही कहते कि ज्योति बसु का जो टेन्योर था 1977 से लेकर 2000 तक, वहां पर इन्होंने लैंड रिफॉर्म से लेकर पंचायत राज से लेकर डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे ऐसे बहुत सारे ना जाने कितने रिफॉर्म्स लेकर आए। लेकिन ज्योति बसु के जो टेन्योर था, जो 23 साल तक वो पश्चिम बंगाल में रहा, वही माना जाता है वेस्ट बंगाल का बर्बादी का कारण। क्योंकि तब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो एक कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करता था कि सबको हर चीज में बराबरी का हक मिले। और उसी के कारण, और ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, माना जाता है कि अभी जो मुंबई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब था, वो पहले वेस्ट बंगाल में होता था। हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर ना जाने और जितने बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे, उन सब लोगों ने अपना बिजनेस इधर ही शुरू किया था। लेकिन बाद में जाके जो पॉलिटिकल, जो यूनियन का जो प्रॉब्लम था, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी पार्टी मेंबर्स थे, उन लोगों ने ये सब प्राइवेट कंपनीज के जितने भी काम थे, दखलंदाजी दिया। और जब इन लोग का जब महीने के अंत में या फिर साल के अंत में एक प्रॉफिट टेन्योर आता था, तब ये माना जाता है कि हर एक कंपनी से ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, 25 से 30% टैक्स ये लोग ऐसा हफ्ता वसूली करते थे। ऐसा माना जाता है जब आईटी कंपनी, जो आज आईटी हब है बैंगलोर, वो पहले कोलकाता में आया था। लेकिन ज्योति बसु को यही लगा था कि शायद कंप्यूटर आने के बाद शायद लोगों का काम चला जाएगा। और यही आज जो प्रॉब्लम आज बंगाल फेस कर रहा है, यही प्रॉब्लम हुआ था ज्योति बसु के टाइम पे। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद उन्होंने 23 साल तक सरकार में रहने के बाद उनका जब तबीयत बिगड़ने लगा, तब उनको रिप्लेस किए उनके सक्सेसर बुद्धदेव भट्टाचार्य। इनको आज भी जितने भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं, आज भी अपना आदरणीय मुख्यमंत्री मानते, क्योंकि इन्होंने 10 साल में वेस्ट बंगाल के लिए जितना किया था, शायद ही बिधान चंद्र रे के बाद कोई सीएम ने वेस्ट बंगाल के लिए किया था। क्योंकि न्यू टाउन, राजारहाट से लेकर जितने भी आईटी हब अभी वेस्ट बंगाल में है, कुल मिला के 33,000 के आसपास, ये सब खोला गया था बुद्धदेव भट्टाचार्य के टाइम पे। और यहीं पर ही 2011 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य लास्ट टाइम सीपीएम पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थे वेस्ट बंगाल में,
पहाड़ में लाश देखा गया था। और बुद्धदेव भट्टाचार्य माफ कीजिएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य वॉज द लास्ट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के जो प्रेजेंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, वो आखिर कैसा है। 2011 में जब सीपीएम पार्टी लास्ट पावर में आई थी, 2011 ही उनका लास्ट टेन्योर था। बुद्धदेव भट्टाचार्य, जैसे मैंने कहा था कि उनका ये लास्ट, ही वाज द लास्ट सीएम फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद 2011 से स्टार्ट होता है एक नया पार्टी का रूल वेस्ट बंगाल में, दैट वाज AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको लीड कर रहे थे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल जर्नी जो था वो बहुत ही एक अनोखा, एक खास था। वो ऐसे ही रैलीज में निकलते थे, क्योंकि 23 साल तक कोई पार्टी अगर इस एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे राज्य में या फिर कोई भी देश में अगर लगातार ऐसे रूल करता रहा, तो फिर ये हमेशा जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, आइडियोलॉजीज है, ये माना जाता है कि वो उस स्टेट के लिए या फिर उस देश के लिए वो ठीक नहीं होता है। और ऐसे ही कुछ फ्रस्ट्रेशन में आके ममता बनर्जी ने वो प्रोटेस्ट किया। वहीं से उनके कॉलेज के टाइम से उनका पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुआ। एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर वो उभर के आई। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी सत्ता में, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब वो रेल मंत्री थी और ना जाने कई ऐसे अच्छे अच्छे काम भी किए गए थे उनके द्वारा। लेकिन उसके बाद ही वो लाइमलाइट में वेस्ट बंगाल में तब आई जब 2007 और 8 के दौरान जब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सिंगूर का जो जितना भी जमीन था वो सब दे दिया था टाटा ग्रुप को, ताकि टाटा नैनो इधर बन सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा कि उस जगह पे जब टाटा सिंगूर में जब अपना प्लांट, जो टाटा नैनो जो गाड़ी था, उसका प्लान जब वो लोग बना रहे थे और बन भी चुका था, आधा काम शुरू हुआ था, तब ममता बनर्जी ने एक प्रोटेस्ट चालू किया कि ये कहकर कि जितने भी फार्मर्स है उनका जमीन गलत तरीके से हड़प के ये बड़े बड़े कंपनीज को दे दिया गया है। और इसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया। और ये माना जाता है कि ममता बनर्जी का ये एक गलत मूव था, एक स्ट्रैटेजी था ये इस मूवमेंट के दौरान, जिसको माना जाता है सिंगूर मूवमेंट। ऑल ओवर इंडिया ये बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि ये लोग यही मानते हैं कि जितना भी जमीन था वो जमीन ना तो खेती के लायक था। और ये सब चीज बाद में जाकर जब किसानों को पता चला तब वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, इधर सिंगूर का जो जमीन था उधर टाटा नैनो का अपना जो प्लांट था, कार कंपनी का ऑटोमोबाइल जो प्लांट था, वो बनना चाहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने इस चीज को पावर में आने के लिए इस चीज को एक हथियार की तरफ यूज किया। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जो कि हमेशा से वेस्ट बंगाल में एक प्रॉब्लम रहा है कि जो भी पार्टी पावर में आता है उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिखता नहीं है इस स्टेट में। ये सीपीएम के टाइम पे भी था। उसके बाद जब 2011 में जब लास्ट जो सीपीएम पार्टी टेन्योर में थी, उससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी लॉन्च किया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। एक ऐसा पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी उभर के आ रहा था। तब पहली बार ममता बनर्जी ने 2011 में इलेक्शंस में लड़े। वो ना जाने कितने बड़े बड़े टॉलीवुड, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है, वहाँ के सेलिब्रिटीज को लेकर आए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ उन लोग को खड़ा किया। वो खुद खड़ी हुई। उसके बाद 2011 में एक भारी जीत दर्ज किया अपने पार्टी के नाम। पहली बार 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में पावर में, क्योंकि उसके बाद लोग ये भी मान रहे थे कि जितना भी नुकसान हुआ पश्चिम बंगाल में वो शायद ममता बनर्जी आके ये ठीक करे। ममता बनर्जी ने आके लोगों को समझाया और ऊपर से उनको एक प्लस पॉइंट मिला कि वो एक महिला थी। एक महिला आके ऐसे उभर रहा था एक स्टेट में और लोग भी एक चेंज चाहते थे। वही चीज देखते 2016 में ममता बनर्जी फिर से री इलेक्ट हुई। वो फिर से ऐसे कई सारे स्कीम्स थे जो उन्होंने लॉन्च किया था। स्पेशली एजुकेशन को बहुत हेल्प हुआ था इधर के जितने भी लोकल लोग हैं, स्पेशली विलेज एरियाज में, रूरल, जहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा होता नहीं है। उन्होंने ऐसे साइकिल देने का जो स्कीम था वो यूनेस्को ने इसको बहुत सराहा था। इसके कारण ममता बनर्जी को एक और प्लस पॉइंट मिला। ये सब जितने भी सोशल वर्क्स है, जैसे उन्होंने रेशन का जो चीज था, कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम पे ये चीज भले लोगों के पास जाता था, लेकिन एक कम
समय तक। लेकिन ममता बनर्जी ने इस चीज के ऊपर आए और फोकस किए। उसके बाद ही 2016 में यही चीज देखकर वो फिर से री इलेक्ट हुए। लेकिन अब यहीं से जो मैंने बताया था, पश्चिम बंगाल का जो गोल्डन पीरियड था 1951 से लेकर 1977 तक, जब तक कांग्रेस सत्ता में था, उसके बाद जब फिर से ज्योति बसु जब वो सत्ता में आए 23 साल तक, उसके बाद ये स्टेट मानो एक गोल्डन पीरियड से एक डार्क पीरियड में चला गया। और 2016 के बाद ममता बनर्जी ने भी वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि 2016 के बाद ये माना जाता है कि वेस्ट बंगाल का सबसे वर्स्ट पीरियड था, क्योंकि तब वेस्ट बंगाल एक डेप्थ क्राइसिस में जा रहा था, क्योंकि इतने सारे स्कीम्स जो थे वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे थे, और उसके बाद ही ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ना जाने कितने स्कैम्स, घोटाले ये सब सामने आ रहे थे। और ठीक उसके बाद ही 2021 में मैंने जो पहले ही बताया था कि जो प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल फेस कर रहा था, कि कभी कोई जो पार्टी इलेक्ट होकर आती है लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहता नहीं है। वही चीज हुआ 2021 में, जब उससे पहले भी जब बीजेपी 2014 में जब सेंट्रल में पावर में आया था, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं था 2016 के इलेक्शंस में। लेकिन 2021 इलेक्शंस में बीजेपी बहुत ही एक स्पेशल नजर रख रहा था वेस्ट बंगाल में, और वो लोग जीतना चाहते थे। और इसके कारण ही उसके बाद भी 2021 के बाद भी ममता बनर्जी री इलेक्ट होकर उधर आई, सीएम बनी। लेकिन मार्जिन अब जहां पर 213 सीट लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी पावर में आई, वहीं पर बीजेपी को पहली बार 77 सीट मिली, और वो एक ऑपोजिशन के हिसाब से उभर के आए, और अभी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन माना जाता है वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। यही चीज उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस जो था, बाद में उन दोनों ने एक साथ हाथ मिलाया था, लेकिन वो लोग वाइप्ड आउट हो गए। अब वो लोग यही जो कहते हैं कि अब शायद वो लोग का कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है इस पार्टी का, या फिर कोई भी पार्टी का वेस्ट बंगाल में। हर एक स्टेट के अपने अपने एक की पॉलिटिकल थीम्स होते हैं, जिसके कारण वो लोग अपनी जनता को, या फिर जो विश्वास होता है जनता का, वो लोग जीत पाते हैं। तमिलनाडु में जैसे मिड डे मील स्कीम से लेकर, या कहते हैं फ्रीबी कल्चर, उसके कारण ही ये वो लोग का एक प्लस पॉइंट होता है, एक वेपन होता है, एक हथियार होता है कि वो लोग इलेक्शंस जीत पाए। और वेस्ट बंगाल में भी अगर कुछ की पॉलिटिकल थीम्स बताए, जो कि कोई भी पार्टी अगर वेस्ट बंगाल में आई, तब वो लोग के लिए ये हेल्पफुल होता है कि लोगों का भरोसा अगर जीतना है तो फिर कैसे जीते। तब ममता बनर्जी जो लोग भी माइनॉरिटीज है, स्पेशली द मुस्लिम्स, उन लोग के कारण ही वो एक अच्छा खासा एक वोट बैंक वो जनरेट कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा कई सारे एलिगेशंस लगे थे अभी के जो करंट रूलिंग पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, कि वो लोग माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे नौकरी गवर्नमेंट एग्जाम्स के सिलेक्शंस के उधर हो, या फिर कोई फ्रीबी स्कीम्स हो, या फिर ऐसा कहीं कहा जाता है जो मस्जिद के जो प्रीस्ट होते हैं उन लोग को पैसा दिया जाता है महीने में, महीने में एक सैलरी दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो मंदिर के जितने भी पंडित लोग होते हैं वो नहीं, उन लोग को ये नहीं मिलता। उसके बाद और एक होता है लैंड एंड एरिगेशन पॉलिसी। स्पेशली जब लेफ्ट पार्टी जब सत्ता में थी, तब यही चीज उन लोग ने बोला था कि गरीबों का जमीन गरीबों के पास ही रहेगा। वही चीज ममता बनर्जी भी यही कहते हैं कि जमीन जो है वो गरीबों में मुफ्त में बांटा जाएगा, ये जमीन उन लोग का ही है, उन लोग के पास ही जाएगा। ये जो भी जितने भी गरीब किसान हैं उन लोग का जमीन उन लोग के पास ही रहेगा। ये सब स्कीम्स वगैरह ये सब लॉन्च करके जो लैंड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी है, यही चीज जो है और एक दूसरा की पॉइंट प्ले कर रहा है जो की पॉलिटिकल थीम्स बंगाल के इलेक्शंस में। उसके बाद तीसरा जो होता है अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड। हम अक्सर यही सुनते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को डिवाइड है, वो एक बहुत ही की फैक्टर रहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि नॉर्थ बंगाल जो है वो बहुत ही एक कमजोर वोट बैंक रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम डेवलपमेंट इधर करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए साउथ बंगाल में, स्पेशली कैलकाटा जो शहर है, वो आज भी ना जाने वेस्ट बंगाल आज भी 6 लार्जेस्ट जीडीपी होल्डर है, 6 लार्जेस्ट रिचेस्ट स्टेट है इंडिया में। और उसका एक ही बदौलत है क्योंकि कोलकाता में आज भी कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर बिजनेसेस आज भी खोले गए हैं। लेकिन वहीं पर ही कुछ जहां पर रूरल जो एरियाज है उधर डेवलपमेंट आज भी देखने को नहीं मिलता है।
जैसे जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, ऐसे कई सारे शहर है जहाँ पर आज भी जॉब से लेकर ऐसे छोटे मोटे डेवलपमेंट आज भी देखने को नहीं मिलते हैं। यहीं पर ही जब उन्होंने अर्बन और रूरल डिवाइड, जब ये पार्टी जब 2011 में आया था, तब ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट मिला था। दूसरा होता है वुमेन एंड वेलफेयर स्कीम्स, जो कि मैंने आप सब लोग को बताया था कि ममता बनर्जी की जो सरकार था वो खुद एक महिला है और वुमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने बहुत फोकस किया है। और ये कई दफा हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि हाँ, उनके टेन्योर में वुमेन एम्पावरमेंट जो हुआ था, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, वो बहुत बढ़ावा मिला था। ऑल ओवर अगर हम स्टैट्स देखें, ऑल ओवर इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन को लेकर वेस्ट बंगाल बहुत आगे है। यहीं पर ही लेकर कुछ और स्कीम्स जो होते हैं, लक्ष्मी भंडार से लेकर कन्याश्री, इन सब जगह पे 12,000 से लेकर 500,000 रुपए हर महिला को हर महीने फ्री में बांटा जाता है, जो कि मैंने बोला था एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वेस्ट बंगाल में। और जो लास्ट जो होता है कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन में यही कह सकते हो कि 2021 के बाद जब यही हुआ था कि जब बीजेपी सत्ता में आया था, तब उन्होंने यही किया था, हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है, एक साइड में ममता बनर्जी यही कहते कि हम लोग माइनॉरिटीज को बचाएंगे, दूसरा साइड में जब बीजेपी ने कहा था सीए एनआरसी आने के बाद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स है इस देश में, या फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, ना जाने नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल स्पेशली, ये दो ऐसे जगह है जहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहीं पर बीजेपी ने आया था और 2021 में यह वादा किया था कि वो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को हटाएंगे। और इसी चीज को लेकर कई सारे दंगे, राइट्स हम लोग को देखने पड़े। लेकिन यही कुछ पॉइंट्स है जो कि की पॉलिटिकल थीम्स रहते, की फैक्टर्स रहते हैं, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट बंगाल में जब भी आते ये इस चीज को यूज करना चाहते। अभी तो हम लोग ने बात कर लिया वेस्ट बंगाल का जो पास्ट सिनेरियो था, प्रेजेंट सिनेरियो था। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल का जो फ्यूचर सिनेरियो होगा वो आखिर कैसा होगा। देखिए, किसी का भी अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो फिर उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट में झांकी। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में जहां पर खान सर को पूछा गया इंडिया 2027 तक विश्व गुरु बनेगा या फिर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो खान सर ने एक ही बात किया था कि आप 2025 में रहकर 2027 की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो वही चीज अगर मैं बोलूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो फ्यूचर है, आखिर फ्यूचर में कैसा देखा जाएगा, वो आखिर कुछ अच्छा खासा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो है करप्शन और रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट। जो करप्शन है, आप लोग को सबको ही पता है, आरजी को स्कैम, एसएससी स्कैम, और ना जाने कितने ही पॉलिटिशियन के जितने भी घोटाले, ये सब कुछ है। और बदले में जो राइट्स होते हैं, रीजनल राइट्स होते हैं, वो तो है। रिसेंटली हम सब लोग को पता है सीए एनआरसी के कारण आखिर मालदा, मुर्शिदाबाद, ऐसे कई सारे ऐसे जगह है जहां पर हम लोग को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। उसके कारण ममता बनर्जी का जो सरकार है उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनते देख रहा है। क्योंकि वो ना तो एक साइड में संदेश खाली में है जहां पर शेख शाहजहां के ऊपर ऐसे कई सारे एलिगेशंस निकलते आ रहे हैं, वहां पर से उनके ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर ऐसे करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं। उसके बाद आरजी कौर का जो इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही दुखद घटना जो था वो हुआ। और अब रिसेंटली जो रिलीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो फिर अभी हम लोग को अगर सिंपल वर्ड्स में ये बोले कि डेवलपमेंट वाइज भी आखिर क्या हुआ है, तो फिर यही माना जाता है कि जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जो लास्ट सीएम थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने जितना डेवलपमेंट करके गया शायद अब उतना कुछ देखने को मिल नहीं रहा। इन अगर नेक्स्ट ईयर अगर पकड़ के चले तो फिर इन 15 सालों में, इन 3 साल का टेन्योर में ममता बनर्जी की सरकार ने एक भी कोई फैक्ट्री नहीं खुला है इधर, कोई भी नया कंपनी का, या फिर जो कि बंगाली में कहा जाता है जो कि शिल्पोपति, इसका मतलब यही होता है जो भी फैक्ट्रीज होता है। जितने कई सारे ऐसे स्टेट है जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, स्पेशली साउथ के तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब जितने भी स्टेट है वो सब आगे बढ़ रहे। एआई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर दूसरे स्टेट सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो स्टेट है अभी तक कोई भी नया कोई कंपनी, जितने भी आईटी कंपनीज है वो लास्ट खुला था 2011। तो हाल फिलहाल में जो कि एक फैक्ट जो कि निकल के आया कि माना जाता है बैंगलोर के मोस्ट ऑफ द जितने भी आईटी कंपनीज होते हैं उधर पे, वहां से उन लोकल लोगों को छोड़कर जितने भी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं काम करने के लिए, 30%, हर एक कंपनी में 30% जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो
सब लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ना तो कोई इधर अच्छा स्कूल है या फिर कॉलेज है, इधर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या फिर स्कूल्स हो, उनके हालत शायद बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही सब जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, यही प्रॉब्लम्स फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर शायद बहुत मुश्किल होगा ममता बनर्जी को अपना जो फोर्थ टर्म है इस टीएमसी पार्टी को फिर से सत्ता में बचाने के लिए, वो बहुत मुश्किल में होंगे। अगर कंक्लूजन के ऊपर बात करें तो फिर ममता बनर्जी को 2021 तक जो सपोर्ट मिलते आया है, जितने भी पिछड़े हुए लोगों से, जितने भी गरीब किसान हो या फिर जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया, जो कि हम लोग ने पहले ही बोला था, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया है। चाहे वो किसानों के हक के लिए आवाज उठाना हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना हो, उसके खिलाफ हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अब शायद यही लग रहा है फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में जब इलेक्शंस होंगे, वो सपोर्ट भी अब उनको मिलेगा नहीं। क्योंकि ममता बनर्जी, मैंने जो पहले ही कहा था, जितने भी डेवलप्ड शहर है, शायद सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता आसानसोल तक, उन शहरों के लिए शायद उन्हें स्टार्टिंग में जो जो काम किया था अब वो भी नहीं कर रहे। क्योंकि जितने भी स्कैम्स घोटाले उनके सरकार के खिलाफ जो आए, अब लोग उसके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं। और शायद नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर इलेक्शन के टाइम यही उनके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम साबित हो सकती है। और इसके बाद भी जो मैंने आप सबको बताया था, उनके पास जो एक लॉयल जो सपोर्टर होते हैं एक वोट बैंक के लिए, शायद अब वो लोग भी उनके साथ अब खड़े नहीं होना चाहते। हर हर दिन, हर रिसेंटली उनके पार्टी से कोई ना कोई एमएलए या फिर कोई एमपी वो अपना इस्तीफा देकर वो निकल जा रहे हैं। और अब शायद जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके पार्टी में, अब शायद वो लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े नहीं होना चाहते। अब देखने की बात यहीं पर ही आती है कि आखिर कौन उभर के आएगा 2026 के इलेक्शंस में। कि वेस्ट बंगाल में क्या हम लोग को फिर से दोबारा टीएमसी पार्टी आते दिखेगी, या फिर कोई ना कोई एक नया ऑपोजिशन से एक चेहरा, एक नया पार्टी उभर के आएगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो सिनेरियो है, आज भी जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज है या फिर जितने भी लोग आज वेस्ट बंगाल में, जो कि हम लोग ने रिसर्च किया फिर सर्वे किया, जितने भी वीडियोस हम लोग ने देखे, उन सब में हम लोग को यही चीज पता चले कि जितने भी लोग हैं वो लोग यही कहना चाहते हैं कि अब जितना भरोसा था इस पार्टी के ऊपर, इन 15 सालों में जो तबाही इन्होंने मचाई है, जो इन्होंने जो करप्शन या फिर स्कैम्स ये सब इन्होंने लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, शायद अब इसके बाद इस पार्टी का पावर में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखा जाएगा कि आखिर 2026 में आखिर कौन पार्टी में आता है। क्या एक नया चेहरा वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट में है वो उभर के आएगा, या फिर यही सेम ममता बनर्जी के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फिर से अपना चौथा टर्म पूरा करने के लिए 2026 का इलेक्शन जीतेगी। आज का वीडियो बस इतना ही। आप सब लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सब लोग के साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।